तो क्या होगा अगर किसी इंसान के अंदर एक दूसरे आदमी की आत्मा घुस जाए, लेकिन वो आदमी पिछले जन्म में बहुत ज्यादा ताकतवर और ढेर सारी सुपर पावर्स को यूज कर सकता था, पर इस दुनिया में भी वो उन सारी पावर्स को यूज कर सकता है। लेकिन इस दुनिया में उससे भी ज्यादा ताकतवर एक सुपर विलन मौजूद है और एक ऑर्गेनाइजेशन भी है, जिन्हें अगर उसके सुपर पावर्स के बारे में पता चल जाता है तो वो लोग उसे तुरंत ही खत्म कर देंगे। तो कहानी की शुरुआत में हमें पता चलता है कि इस जगह पर एक बहुत बड़े मॉन्स्टर का अटैक हो चुका है और उस मॉन्स्टर ने अपने मैजिकल स्वॉर्ड्स अटैक से आधे से ज्यादा वॉरियर्स को खत्म कर दिया है। इसलिए यहाँ पर चर्च के सीक्रेट वेपन को लाया जाता है, जिसने कि अभी तक अपनी लाइफ में एक भी लड़ाई को नहीं हारा है और इस वॉरियर को कैलेमिटी क्लैशर के नाम से जाना जाता है। लेकिन इसका असली नाम है शाग्रुआ एडिथ ल्यूग्रिड। शाग्रुआ यहाँ पर पहुंचते ही उस मॉन्स्टर के साथ में लड़ाई करना स्टार्ट कर देता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि वो इस टाइम पर जिस मॉन्स्टर से फाइट कर रहा है उसे इस वक्त का सबसे ताकतवर मॉन्स्टर माना जाता है और इस मॉन्स्टर का नाम है कॉर्प्स गॉड। तभी कॉर्प्स गॉड अपनी पावर्स का यूज करके 1000 से भी ज्यादा स्केलेटन्स को मौजूद करा देता है, जिसके बाद शाग्रुआ भी उन सारे मॉन्स्टर के ऊपर अपना फ्लेम अटैक कर देता है। तभी उसकी एक पार्टनर बोलने लगती है कि शाग्रुआ ने अपनी लाइफ में बहुत कुछ देख कर रखा है, इसलिए मुझे लगता है कि वो इस मैच को कभी भी हार नहीं सकता है। और तभी हमें शाग्रुआ के पास्ट को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक बहुत बड़ी लड़ाई चल रही होती है और उस लड़ाई के बीच में गाँव के सभी लोग मारे जाते हैं, लेकिन सिर्फ शाग्रुआ उस लड़ाई के बीच में बच जाता है। जिसके बाद सभी सोल्स बोलने लगते हैं कि तुम अकेले सिर्फ जिंदा कैसे रह सकते हो, तुम्हें मर जाना चाहिए था, तुम हमारे साथ चलो। और इन सारी बातों को सुनने के बाद शाग्रुआ का दिल पत्थर का बन गया था, जिसके बाद उसने अपनी ट्रेनिंग रूथलेस तरीके से स्टार्ट कर ली थी और अगर कोई भी उसके सामने आता था तो कोई भी उसके सामने नहीं टिक पाता था। तभी कॉर्प्स गॉड अपनी सारी पावर्स को इकट्ठा कर लेता है और उन सारी पावर्स को एक साथ में मर्ज करने के बाद वहाँ पर एक ड्रैगन को समन कर लेता है। शाग्रुआ कहता है कि तुमने यहाँ पर हजारों की तादाद में स्केलेटन्स को मौजूद किया है और साथ में एक ड्रैगन को भी समन कर लिया है, लेकिन मुझे यहाँ पर पता है कि तुम्हारा यहाँ पर एग्जैक्टली कितना एनर्जी खत्म हुआ है, जिससे हमें पता चलता है कि शाग्रुआ के पास यहाँ पर इविल आइज है और इविल आइज का यूज करके वो किसी भी सोल को देख सकता है और यही वो रीजन है कि पास्ट में जितने भी लोग गुजरे थे वो उन सभी की बातों को समझ पा रहा था। जिसके बाद शाग्रुआ उस ड्रैगन के साथ में अपनी फाइट स्टार्ट कर देता है और अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज करने के बाद वो उस ड्रैगन के गले से उसके गर्दन को अलग करने में कामयाब हो जाता है। लेकिन अभी भी यहाँ पर काफी सारे स्केलेटन्स वॉरियर बचे हुए हैं, जिसके साथ में वो अपनी लड़ाई स्टार्ट कर लेता है और उनके पार्टनर्स यहाँ पर बोलने लगते हैं कि इविल आइज का यूज करके कोई भी आदमी गॉड के जितना पावरफुल हो सकता है और अपनी बाकी की पूरी जिंदगी किसी राजा की तरह बिता सकता है। लेकिन इसके बाद भी शाग्रुआ ने आम आदमी के लिए लड़ना और उनको प्रोटेक्ट करना सही समझा, जिसके बाद में शाग्रुआ कॉर्प्स गॉड के साथ में अपनी लड़ाई स्टार्ट कर देता है और उसके दोस्त कहने लगते हैं कि शाग्रुआ कभी भी ये बैटल हार नहीं सकता है। तभी शाग्रुआ अपनी फुल स्ट्रेंथ का यूज करके उस ड्रैगन के ऊपर एक जोरदार अटैक कर देता है और हमें यहाँ पर पता चलता है कि कॉर्प्स गॉड की पूरी लाइफ उसके लॉकेट में ही मौजूद है और कॉर्प्स गॉड भी इविल आइज का यूज कर सकता है। अब कॉर्प्स गॉड बोलने लगता है कि तुम भी बिल्कुल मेरे जैसे ही हो, तुम्हें भी पावर उन सभी लोगों से मिला है जिन्हें तुमने पास्ट में खत्म किया है। इसका मतलब है कि तुमने भी उन सारे लोगों को अपने फायदे के लिए मारा है। जिसके बाद अब यहाँ पर कॉर्प्स अपने गॉड मोड में पहुंच जाता है और शाग्रुआ भी उसके ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है और उसके सारे पार्टनर्स उसके ऊपर प्रोटेक्शन स्पेल का यूज कर देते हैं। लेकिन इसके अलावा भी यहाँ पर कई सारे स्पेल्स यूज हो रहे होते हैं जिन्हें शाग्रुआ ने अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखा था। इस वजह से शाग्रुआ थोड़ा सा घबरा जाता है और फिर वो उससे कहता है कि जब तक तुम मेरी दुनिया में हो, मेरी दुनिया में सभी लोग खुश नहीं रह सकते हैं और फिर उसके ऊपर अटैक कर देता है और उन दोनों के कंबाइन अटैक की वजह से यहाँ पर एक बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है। जिसके बाद अब शाग्रुआ एक दूसरी ही दुनिया में रीइंकार्नेट हो जाता है और दूसरी दुनिया में शाग्रुआ का नाम है पोल्का शिनोमिया, जो जापान के शिंजोकू में पहुंच चुका है। और यहाँ पर आने के बाद शुरुआत में पोल्का को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। पहले तो उसके गले में एक बहुत बड़ा चोट लगा हुआ है और दूसरा यहाँ पर जितनी भी बिल्डिंग्स होती है उसने अपनी लाइफ में इन सभी बिल्डिंग्स को कभी भी नहीं देखा था और आखिरी की उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि उसका शरीर इतना छोटा कैसे हो गया है। तभी दूसरी तरफ एक आदमी पोल्का को अपने ड्रोन से देख रहा होता है और वो ये देखकर हैरान होता है कि इतने बड़े अटैक के बावजूद ये जिंदा कैसे है। जिसके बाद वो उस असैसिन को कॉल करता है जिसको कि पोल्का को मारने का काम दिया गया था और वो उससे कहता है कि तुमने अपने काम को ठीक से कंप्लीट नहीं किया है, तो जल्दी से तुम्हें अपने काम को कंप्लीट कर लेना चाहिए। तभी पोल्का को यहाँ पर एक हंसती हुई लड़की देखने को मिलती है, जिसके बाद पोल्का सोचने लगता है कि यहाँ के लोग कितने ज्यादा खुश हैं और शायद गॉड भी यही चाहते थे कि मैं यहाँ पर खुशी से रह सकूं। तभी पोल्का अपने पास्ट के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं अपनी पास्ट वाली दुनिया में वापस जा पाऊंगा भी कि नहीं, लेकिन मैं हमेशा चाहूंगा कि वो लोग जैसे भी हों हमेशा खुश रहें। तभी पोल्का यहाँ पर एक टीवी को नोटिस करता है और सोचने लगता है कि क्या यहाँ पर किसी तरह के इल्यूजन स्पेल का यूज किया गया है, लेकिन मैं यहाँ पर किसी भी मैजिक को सेंस नहीं कर पा रहा। तभी पोल्का को वहाँ पर कुछ पुलिस मैन पकड़ लेते हैं और उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हारे गले में किसी तरह का डिजाइन बना हुआ है, क्या तुम यहाँ पर खो चुके हो या फिर तुम्हें क्या किसी तरीके की मदद की जरूरत है। लेकिन पोल्का को यहाँ पर इनकी लैंग्वेज बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही होती। जिसके बाद वो अपनी बॉडी से उनके ब्रेन के इन्फॉर्मेशन को लेने लगता है और अब उसे यहाँ पर पता चलता है कि वो इस समय जापान में है और इस दुनिया में उसका नाम है पोल्का
शिनोमिया। अब पोल्का वहाँ पर कुछ कहने ही जा रहा होता है कि तभी वहाँ पर एक अनजान लड़की आ जाती है और उससे कहती है कि ये पुलिस लोग बहुत ही ज्यादा दिमाग खाते हैं ना, और वो पोल्का को खींचकर यहाँ पर अपने साथ ले जाती है। जिसके बाद वो दोनों एक सुनसान गली में पहुंच जाते हैं। तभी वो लड़की बताती है कि उसका नाम मिसाकी है और मैं तुम्हें याद हूँ भी कि नहीं। और फिर पोल्का सोचने लगता है कि मैं इस लड़की को किस तरह बताऊं कि मुझे इसके बारे में कुछ भी याद नहीं है, लेकिन तभी उसको इस लड़की के बारे में थोड़ी बहुत मेमोरीज आने लगती हैं। पर तभी मिसाकी पोल्का को उछालकर कैच कर लेती है। अब हमें फिर से उस ड्रोन वाले आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहता है कि पोल्का एक 16 साल का आम लड़का है और इसने कभी भी कोई भी गलत काम नहीं किया है और असल में तो हमें उसे मारना भी नहीं चाहिए, लेकिन हम लोग उसे नहीं मारेंगे तो हमें अपने डील के पैसा नहीं मिलेगा। तभी मिसाकी कहने लगती है कि तुम्हारा शरीर बिल्कुल गर्म और चार्मिंग लग रहा है और तुम्हें देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि तुम्हारे साथ में थोड़ी देर पहले एक बहुत बुरा हादसा हुआ है। तभी वो वापस से कहने लगती है कि लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे ठीक से याद है कि मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से खत्म किया था। जिसके बाद में पता चलता है कि ये वही लड़की है जिसने कि इस वर्ल्ड में पोल्का को खत्म किया था। और इसे सुनने के बाद पोल्का यहाँ पर अपनी फुल स्पीड में यहाँ से भागने लगता है और एक कंस्ट्रक्शन एरिया में पहुंच जाता है। और पोल्का यहाँ पर कहने लगता है कि वो यहाँ पर स्पिरिट्स को सेंस नहीं कर पा रहा है। इस दुनिया की हवा में भी मैजिक बहुत ही कम अमाउंट में है। वो इस समय जिसके भी शरीर में है मानो उसने कभी भी मैजिक पावर्स का यूज ही नहीं किया है और इस तरह से तो वो अपने गले के घाव को भी ठीक नहीं कर पाएगा। और तभी वहाँ पर मिसाकी भी पहुंच जाती है जो कि पोल्का के साथ में अपनी फाइट स्टार्ट कर देती है। तभी पोल्का सोचने लगता है कि उसके रिफ्लेक्शंस तो फास्ट है लेकिन वो इस तरह से उस लड़की से कभी भी जीत नहीं पाएगा। तभी मिसाकी उसके ऊपर ब्लेड्स से अटैक कर देती है और फिर वो कहती है कि बहुत टाइम बाद कोई इस ब्लेड से बच पाया है। जिसके बाद पोल्का यहाँ से भागने की कोशिश करता है। तभी पोल्का कहने लगता है कि कितनी अजीब बात है, थोड़ी देर पहले मुझे यही दुनिया कितनी शांत और सुंदर लग रही थी लेकिन अब मानो कि यही जगह उसकी मौत का रीजन बन चुका है। तभी मिसाकी यहाँ पर उसे अपने ब्लेड से मारने में कामयाब हो जाती है। तभी पोल्का कहता है कि मैं अपनी पिछली लाइफ में अपने आप को प्रोटेक्ट करने में कामयाब नहीं हुआ था लेकिन अब मुझे वापस से एक दूसरा मौका मिला है और मैं इस मौके को वापस से जाने नहीं दूंगा। उसके बाद वो यहाँ से वापस से भागने लगता है और फिर मिसाकी कहने लगती है कि मैंने इससे पहले भी बहुत सारे गैंगस्टर और क्रिमिनल्स को खत्म किया है लेकिन ये लड़का उन सभी से बहुत ही ज्यादा अलग लग रहा है और मैंने अगर इस लड़के को जल्द ही खत्म नहीं किया तो मैं इसके प्यार में पड़ जाऊंगी। मतलब कि यार हम लोग लड़कियों को इतना लाइन देते हैं लेकिन हमें कोई भी भाव नहीं देती, पर ये लड़का यहाँ पर भाग के और मार पीट करके इस लड़की को पटाए ले रहा है। अब पोल्का यहाँ पर भागते भागते एक रूम में पहुंच जाता है और उसका पीछा करते करते मिसाकी भी वहाँ पर पहुंच जाती है और मिसाकी कहती है कि तुमने इस काम के लिए बिल्कुल सही जगह को चुना है क्योंकि ये जगह गैंगस्टर के अटैक्स और भूतों के हमलों की वजह से माना जाता है और किस तरह से यहाँ पर एक पूरे लोगों का ग्रुप गायब हो जाता है किसी को पता भी नहीं चलता। और वो फिर से कहने लगती है कि गैंगस्टर का हमला तो ठीक है लेकिन भूतों का हमला अजीब नहीं है। तभी पोल्का यहाँ पर अपने मूड में आ जाता है और कहता है कि अजीब तो है लेकिन सच को कौन ही बदल सकता है और मैंने जो सोचा था शायद वो यहाँ पर सच साबित हो रहा है। मुझे हमेशा से लगता था कि मुझे ये इविल आइज की पावर मेरी सोल को मिली है ना कि मेरी बॉडी को, और मैं सही भी था क्योंकि मैं इस बॉडी के सहारे भी उन सारी सोल्स को देख सकता हूँ जिन्हें मुझे देखना चाहिए था। मिसाकी को यहाँ पर कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और फिर वो बोलती है कि अगर कोई आदमी गुजर जाता है तो उसकी बॉडी से 25 ग्राम वेट कम हो जाता है। इसे बहुत से लोग सोल्स का ओरिजिनल वेट भी कहते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें सोल्स से ज्यादा प्यार है, इसलिए मैं तुम्हें मारने के बाद तुम्हारे अंदर से वो 25 ग्राम वेट भी कम नहीं होने दूंगी। जिसके बाद वो पोल्का के ऊपर अटैक कर देती है। जिसके बाद पोल्का बोलने लगता है कि स्पिरिट्स से मुझे पावर मिलती है और स्पिरिट्स बुरे नहीं होते हैं और तुम्हें उन्हें वेस्ट कहने का भी कोई भी अधिकार नहीं है। उसके बाद पोल्का उसके ऊपर एक बहुत बड़ा अटैक कर देता है। अब हमें वापस से उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर कॉप्स गॉड और शागुरा के बीच में फाइट हुई थी। यहाँ पर शागुरा बोलने लगता है कि मैंने जब उसके साथ में फाइट स्टार्ट किया था तब उसने यहाँ पर काफी सारे स्पेल्स का यूज किया था और उनमें से मैंने टेलीपोर्टेशन स्पेल को भी नोटिस कर लिया था, जिस वजह से मुझे अभी ऐसा लगता है कि कॉप्स गॉड पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है और मुझे उसके मरने के बाद उसकी सोल भी दिखनी चाहिए थी, लेकिन उसका सोल मानो कि अचानक से ही वहाँ से गायब हो गया। तभी उसकी पार्टनर कहने लगती है कि मैंने चर्च से न्यूज ले लिया है और मुझे ये पता चला है कि कॉप्स गॉड की वजह से जितने सारे इफेक्ट हो रहे थे वो सारे इफेक्ट इस टाइम पे गायब हो चुके हैं। इसका मतलब है कि अब कॉप्स गॉड उनके लिए कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब दूसरी तरफ पोल्का कहने लगता है कि मुझे पता नहीं है कि तुमने इस बॉडी को मारने की कोशिश क्यों किया है, लेकिन शायद मुझे तुम्हें थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारी वजह से मुझे मेरी दूसरी लाइफ मिली है और वो भी एक ऐसी जगह पर जहाँ पर सोल्स की कोई भी कमी नहीं है और अब इस टाइम पर इसके पावर्स अच्छे तरीके से काम करने लगे हैं क्योंकि उसके ब्रेन का केज इस टाइम पर टूट चुका है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि शागरुआ नहीं बल्कि कॉप्स गॉड जो कि उस सदी का सबसे बड़ा विलन माना जाता था वो इस वर्ल्ड में आ चुका है। और यार क्या आपको भी मेरे साथ यही लग रहा था कि कॉप्स गॉड मर चुका है और शागरुआ इस वर्ल्ड में टेलीपोर्ट हो चुका है? कमेंट में जरूर बताना। अब पोल्का यहाँ पर मिसाकी से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर हमेशा के लिए सोने का नाटक नहीं कर सकती, तुम्हें अब यहाँ पर उठ जाना चाहिए। लेकिन पोल्का यहाँ पर नोटिस करता है कि वो कोई भी रिस्पॉन्स नहीं कर रही है, जिसके बाद उसे पता चलता है कि ये लड़की यहाँ पर खत्म हो चुकी है। अब हमें कॉप्स के पास्ट को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि जिसके पास भी इविल आइज होती हैं वो सोल्स को देख पाता है और उसकी लाइफ कभी भी आसान
नहीं होती है, लेकिन इसके बाद भी उसके पेरेंट्स ने उसे बचपन में ही बेच दिया था और उसे सेना में ऐसा नेक्रोमैंसर मतलब कि जो लोग काला जादू करते हैं उस तौर पर उसे सेना में ऐड किया गया था। और उसे वहाँ से मुक्ति तब मिली थी जब वो दल पूरी तरह से बर्बाद हो गया था। और फिर इतना सब होने के बाद भी मुझे बस लाइफ में शांति चाहिए थी। और फिर हमें गुफा के अंदर कुछ भूखे बच्चों को दिखाया जाता है, जहाँ पर कॉप्स उन्हें थोड़ा सा खाना देने का डिसाइड करता है। अब ऐसे ही करते करते उन बच्चों को कॉप्स के सिगरेट के बारे में पता चल जाता है, लेकिन उन बच्चों ने कॉप्स के साथ में रहने का ही डिसीजन ले लिया और उसके साथ में ही टाइम स्पेंड करने लगे। और इसी के साथ एक लड़की को भी कॉप्स से प्यार होने लगता है, लेकिन आम लोगों को ये चीज बिल्कुल भी मंजूर नहीं थी कि एक स्केलेटन एक आम आदमी के साथ में कैसे रह सकता है। और उन लोगों ने इन पर अटैक करना इन लोगों के साथ में रहने से ज्यादा अच्छा समझा। और इसी चीज के बीच में वो लड़की यहाँ पर मारी जाती है। तब कॉप्स यहाँ पर अपने आप को संभाल नहीं पाता है और अपने एक ही अटैक से उन सारे लोगों को यहाँ पर खत्म कर देता है। लेकिन इसके बाद भी कॉप्स को सिर्फ अपनी लाइफ में शांति चाहिए थी, जिसके बाद से वो अपना पूरा टाइम सिर्फ डार्क एनर्जी को पढ़ने में ही लगा देता है और उस दिन का वेट करने लगता है जब एक सच्चा वॉरियर आके उसे जिंदगी से मुक्त कर देगा, क्योंकि वो इंसानों की तरह ऐसे ही नहीं मर सकता है। और फाइनली जब शागरुआ ने उसके ऊपर अटैक किया था तब कॉप्स ने अपनी सुप्रीम रीइंकार्नेशन टेक्निक को ऑन कर लिया था और सिर्फ इसी वजह से वो इस वर्ल्ड में रीइंकार्नेट हो पाया है। अब ड्रोन वाला आदमी यहाँ पर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है, क्योंकि उसने ऐसी चीज अपनी लाइफ में कभी भी नहीं देखी थी। लेकिन तभी उसे उसके मालिक का कॉल आ जाता है, जो कि उससे कह रही होती है कि तुमने अभी तक अपना काम पूरा क्यों नहीं किया है। लेकिन तभी वो आदमी वही वीडियो उन लोगों को भेज देता है और वो वीडियो उन लोगों को देखने के लिए कहता है। अब हमें पोल्का को दिखाया जाता है, जो कि कह रहा होता है कि मैं इतनी मेहनत करने के बाद इस दुनिया में आ पाया हूँ और मुझे यहाँ पर अपनी लाइफ को वेस्ट नहीं करना है। और अगर इस दुनिया के लोगों को पता चला कि मैंने यहाँ पर एक लड़की को खत्म कर दिया है तो लोग मुझे यहाँ पर शांति से जीने नहीं देंगे। लेकिन मैंने तो इस लड़की के ऊपर कितना कमजोर अटैक किया था, ये लड़की इतनी आसानी से खत्म कैसे हो गई? इसके पास कोई हीलिंग पावर या रिकवरी स्पेल भी नहीं है क्या? और फिर हमें ड्रोन वाले आदमी का सीन दिखाया जाता है, जो कि अपना नाम कोरोया बताता है, जो कि अपने ड्रोन और नेटवर्क की मदद से अपने बिजनेस को रन करता है और कभी कभी ज्यादा कमीशन की लालच में गैंगस्टर्स को बॉडी छुपाने में मदद करता है। जहाँ बाहर की दुनिया में मुझे सभी लोग अच्छा आदमी मानते हैं, लेकिन मुझे इस वाले केस को नहीं लेना चाहिए था। उसके बाद हम देखते हैं कि उसकी लीडर अटैक वाली जगह पर जा रही होती है और थोड़ी ही देर के अंदर वो पोल्का के सामने पहुंच जाती है, जहाँ पर इस लीडर का नाम क्लैरिसा है। और वो यहाँ पर आते ही कोरोया से पूछने लगते हैं कि आखिर यहाँ पर दो ड्रोन क्या कर रहे हैं। कोरोया बताता है कि मेरे यहाँ पर सिर्फ एक ही ड्रोन है और दूसरा ड्रोन खत्म हो चुका है। लेकिन अजीब बात यह है कि दूसरा ड्रोन बिना मोटर के चले ही उड़ रहा है। तभी पोल्का यहाँ पर बोलता है कि मुझे बस थोड़ा सा ही टाइम लगेगा, उसके बाद वो अपने काम को फिनिश कर लेगा। लेकिन पोल्का यहाँ पर जिन भी टेक्निक्स का यूज कर रहा है उसे देखकर वो सभी लोग बुरी तरह से शॉक होते हैं। तभी क्लैरिसा कोरोया से पूछने लगती है कि आखिर ये सब काम तुम्हारा है। तभी कोरोया बताता है कि मैं अगर रियल लाइफ में इस टाइप के CGI को बना पाता तो मैं यहाँ पर गैंगस्टर के साथ में मिलकर ये सब काम नहीं कर रहा होता। अब पोल्का कहता है कि थोड़ी देर बाद आप लोगों को इसके ऊपर सिर्फ रिजोल्यूशन मैजिक का यूज करना होगा, जिसके बाद ये ऑटोमेटिक ही ठीक हो जाएगी। लेकिन सभी लोग यहाँ पर चुप ही रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी मैजिक का मतलब ही नहीं पता होता। तभी पोल्का उन लोगों से पूछने लगता है कि क्या आप लोगों के पास रीजनरेटिंग और हीलिंग स्पेल नहीं है। वो लोग कहते हैं कि उन्होंने ये सब चीजें सिर्फ गेम में ही देखा है, लेकिन इधर पोल्का को तो गेम का ही मतलब नहीं पता होता है। तभी पोल्का उन लोगों से पूछने लगता है कि क्या यहाँ पर स्पिरिट आर्ट या फिर मैजिक टेक्निक्स को सिखाया नहीं जाता है। वो लोग कहते हैं कि इस दुनिया में कुछ ही लोग हैं जो अपने आप को मैजिशियन बोलते हैं, लेकिन उनमें से भी ज्यादातर लोग ढोंगी होते हैं। तभी पोल्का को रियलाइज होता है कि वो इस टाइम पे जिस वर्ल्ड में आ चुका है उस वर्ल्ड के लोग मैजिक टेक्निक्स को यूज नहीं कर सकते हैं और ये उसके लिए एक बड़ा खतरा बन सकता है। तभी पोल्का यहाँ पर अपनी पावर का यूज करके एक आदमी को घायल कर देता है और कहता है कि अगर तुम लोगों ने एक भी कदम आगे बढ़ाया तो मुझसे बुरा कोई भी नहीं होगा। लेकिन तभी उन सभी को न्यूज मिलती है कि याकुजावा बिल्डिंग में आग लग चुकी है। अब इस चीज को सुनकर वो लोग काफी ज्यादा टेंशन में आ जाते हैं, क्योंकि याकुजावा बिल्डिंग में काफी ज्यादा बच्चे भी रहते हैं। लेकिन तभी क्लैरिसा बोलती है कि जब तक हमारा यहाँ पर ये काम खत्म नहीं हो जाता है हम लोग वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। तभी वो लोग देखते हैं कि एक अजीब सा आंख उनकी टैब की तरफ देख रहा है, जिसके बाद वो लोग तुरंत ही उसको मार देते हैं। तभी पोल्का कहता है कि यहाँ पर किस टाइप की मुसीबत आ चुकी है, क्या कोई मुझे बता सकता है। क्लैरिसा कहती है कि याकुजा बिल्डिंग एक अनऑफिशियल नर्सरी है, यहाँ पर गरीब लोगों के बच्चे पढ़ने के लिए आते हैं और उनके मॉम डैड वहाँ पर ही काम करते हैं। और अब यहाँ पर पोल्का उन बच्चों को बचाने का ऑफर देता है और कहता है कि मैं अपनी पुरानी लाइफ में बहुत बार जल चुका हूँ और मुझे पता है कि जलने पर कैसा महसूस होता है और मैं ये सेम चीज बच्चों के लिए होने नहीं देना चाहता। तभी क्लैरिसा उसे वहाँ पर जाने की परमिशन दे देती है, लेकिन पूरे टाइम कोरोया को उसके ऊपर नजर रखना पड़ेगा। तभी पोल्का अपनी पावर का यूज करके उस बिल्डिंग की तरफ जाने लगता है जिस पावर को उसने वहाँ पर कलेक्ट किया था और कोरोया कहने लगता है कि जब ये मिसाकी से बचकर भाग रहा था तब तो ये इतनी तेज नहीं जा रहा था। अब भले ही ये हजारों साल पुराना एक कंकाल है पर है तो एक लड़का ही। लड़कियों के सामने कमजोरी आ ही जाती है। अब पोल्का यहाँ पर पहुंचते ही अपनी इविल आइज का यूज करके पता कर लेता है कि बच्चे यहाँ पर जिंदा हैं और फिर इविल हैंड का यूज करके अपने आप को उस बिल्डिंग के अंदर थ्रो कर लेता है और ये चीज इतनी तेज होती है कि कोई भी उसे देख भी नहीं पाता। पोल्का यहाँ पर आने के बाद देखता है कि उनके पेरेंट्स भी यहाँ पर मौजूद हैं और वो उन सब से उसकी मदद करने के लिए कहता
है, जिसके बाद वो सभी लोग स्केलेटन बनकर अपने बच्चों को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। तभी हमें यहाँ पर एक बच्चे का भी प्रोस्पेक्टिव दिखाया जाता है। वो लड़की इन सब चीजों के बीच में सेंस कर लेती है कि उसको जो स्केलेटन बचा रहा है वो उसके डैड हैं, और दूसरी तरफ ये सब चीज देखकर बाकी सब बहुत हैरान होते हैं और कई सारे लोगों ने इस चीज का वीडियो भी बना लिया है। जिसके बाद अब पोल्का भी उस जगह से निकलने में कामयाब हो जाता है। अब ये सब देखकर तो कोरोया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहने लगता है कि उसने मिसाकी को एक झटके में ऐसे मार दिया जैसे कि उसके लिए ये कोई बड़ी बात है ही नहीं। लेकिन जब उसे पता चला कि कुछ बच्चे खतरे में हैं तो वो उसे बचाने के लिए चला गया। लेकिन इन सब के बाद भी ये लड़का बिल्कुल भी टेंशन में नहीं लग रहा है और फिर क्लैरिसा से कहता है कि हमें इस लड़के से बचकर रहना चाहिए। लेकिन क्लैरिसा यहाँ पर कोरोया से पोल्का को यहाँ पर जल्दी से लाने के लिए कहती है क्योंकि लगता है कि मिसाकी जल्द ही उठने वाली है। अब इस चीज को तो सुनकर कोरोया को अपने कानों में भी यकीन नहीं हो रहा होता है। अब हमें यहाँ पर मिसाकी के पास्ट को दिखाया जाता है जहाँ पर वो बहुत ही खुश होती है और उसे अपने क्यूटनेस की वजह से ही जाना जाता है। लेकिन एक दिन उसी के सामने उसके मॉम और डैड को मार दिया जाता है और उस दिन के बाद से उसे एक साइको किलर के नाम से जाना जाता है और ऐसा कहा जाता है कि वो अपने सारे दुश्मनों को बहुत बड़ी स्माइल के साथ मारती है। और एक दिन वो देखती है कि उसने उसी बंदे को पकड़ लिया है जिसने कि उसके मॉम डैड को मारा था। जहाँ पर वो आदमी मिसाकी से कह रहा होता है कि अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि तुम मुझे मारने के बाद एक हीरो बन जाओगी और सब लोग तुम्हें पूजने लगेंगे तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। तभी मिसाकी बोलती है कि मुझे तो ये सब चाहिए भी नहीं, मुझे तो इस काम के लिए पैसे मिले हैं और वैसे भी मुझे तुम जैसे लोगों को मारने में मजा आता है। तभी वो आदमी बोलता है कि अगर तुम्हें पैसे के बदले में किसी अच्छे आदमी को मारने को बोला जाएगा तो क्या तुम उसे मार दोगी? तभी मिसाकी उस आदमी को मार देती है और कहती है कि मुझे इस काम को करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके बाद वो एक अच्छे आदमी के तौर पर पोल्का को चूज कर लेती है और इसी वजह से वो यहाँ पर पोल्का को मारने के लिए उसके पीछे पड़ी हुई थी। इसके बाद मिसाकी एक बैरियर के पास आ जाती है और कहती है कि मैंने बुरे आदमियों को तो बहुत मारा है और एक अच्छे आदमी को भी बिना किसी प्रॉब्लम के मार दिया, मतलब कि मैं इस टाइम पे सबसे बुरी इंसान बन चुकी हूँ और मुझ जैसे लोगों को इस दुनिया में रहने की कोई भी जरूरत नहीं है। इसके बाद मिसाकी वहाँ से जंप कर देती है लेकिन तभी उसे एक कॉल आ जाता है जिस वजह से वो यहाँ पर रुक जाती है और उसे पता चलता है कि जिस आदमी को उसने थोड़ी देर पहले मारा था वो अभी भी जिंदा है और उसे अपने काम को पूरा करने का ऑर्डर दिया जाता है। और इसी चक्कर में मिसाकी यहाँ पर पोल्का के हाथों मारी जाती है। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मिसाकी की आंख खुल जाती है और वो कहती है कि 1 सेकंड पहले ही तो मेरे ऊपर इतना बुरा हमला हुआ था। पोल्का यहाँ पर बताता है कि तुम तो यहाँ पर खत्म ही हो गई थी लेकिन मैंने अपनी मैजिक पावर का यूज करके तुमको यहाँ पर वापस से जिंदा किया है। जिसके बाद अब क्लैरिसा वहाँ पर मिसाकी को हक कर लेती है। तभी पोल्का कहता है कि मुझे समझ में आ गया है कि इस वर्ल्ड में तुम लोगों को ज़ॉम्बी कहा जाता है और वो कहता है कि इतने आधुनिक जमाने में भी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तभी पोल्का वहाँ पर पूछता है कि इस वर्ल्ड में मुझे शांति पाने के लिए क्या करना होगा। तो क्लैरिसा कहती है कि इस वर्ल्ड में शांति पाने के लिए तुम्हें ढेर सारा पैसा कमाना पड़ेगा। तभी पोल्का कहता है कि मुझे भी ये चीज पता है क्योंकि मेरे वर्ल्ड में भी ये चीज लागू होता है। तभी वो डिसाइड करता है कि क्योंकि इस वर्ल्ड में कोई भी मैजिक पावर्स का यूज नहीं कर सकता है तो वो अपने मैजिक का यूज करके इस दुनिया में सबसे ज्यादा ताकतवर और सबसे ज्यादा अमीर आदमी बन जाएगा। इस वजह से उसकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तभी क्लैरिसा उसे बताती है कि वो शिंजुकू में एक मर्डरर का काम करती है तो अगर उसे अच्छे पैसे कमाने हैं तो वो उसके अंडर में काम कर सकता है। यहाँ पर कोरोया भी इन दोनों की बातों को सुन लेता है और कहता है कि पता नहीं मैं इस झंझट से कब निकल पाऊंगा। अब उसके बाद हमें मिसाकी, पोल्का और कोरोया को दिखाया जाता है और वो तीनों मिलकर एक रूम में चिल कर रहे होते हैं। अब कोरोया कहता है कि तुम इस वक्त जिस बॉडी में हो उसका कोई ना कोई परिवार तो जरूर होगा, तो तुमने उनके बारे में क्या सोचा है? तो पोल्का कहता है कि इस टाइम पे समर वेकेशन चल रहा है और उसने अपने घर पर बता दिया है कि वो इस टाइम पर बाहर घूमने के लिए आया है और क्लैरिसा ने मुझे कुछ कार्ड देने के लिए कहा था और मैंने इसको अपने फैमिली मेंबर्स को भेज दिया है। तभी कोरोया नोटिस करता है कि असल में ये वही कार्ड है जिसे विक्टिम के डेथ के टाइम पे गुमराह करने के लिए यूज किया जाता है। तभी हम देखते हैं कि मिसाकी यहाँ पर एक वीडियो को देख रही होती है जहाँ पर पोल्का ने उन सभी बच्चों को बचाया था और वो कहती है कि ये काम तो कितना ज्यादा कूल है। तभी कोरोया कहता है कि मेरे पास एक मास्टर और एक साइको किलर है और बारातियों के तौर पर कई सारे स्केलेटन घूम रहे हैं तो ये जगह किसी को भी कूल कैसे लग सकती है। तभी पोल्का कहता है कि अगर मुझे इस वर्ल्ड में शांति से रहना है तो पहले मुझे पता करना होगा कि किसने मुझे मारने का ऑर्डर दिया था और इससे पहले कि वो मुझे मारे मुझे उसी को खत्म करना पड़ेगा। तभी कोरोया उसे बताता है कि उसे और मिसाकी को इसके बारे में ज्यादा डिटेल्स पता नहीं है पर अगर वो क्लैरिसा से पूछता है तो शायद वो उसे कुछ बता सकती है। पोल्का कहता है कि उसने क्लैरिसा से पहले ही उसके बारे में पूछा है लेकिन उसने कहा है कि वो अपने क्लाइंट्स की डिटेल्स को इस तरह से शेयर नहीं कर सकती है, लेकिन इसके बदले में उसने मुझे ये रूम रहने के लिए दिया है और उसने प्रॉमिस किया है कि वो आगे से मुझे मारने का ऑर्डर नहीं लेगी। तभी कोरोया कहता है कि ये वही लड़की है जिसने तुम्हें मारने की थोड़ी देर पहले कोशिश की थी, तो तुम्हें इसके साथ में रहने में कोई भी परेशानी नहीं है। पोल्का कहता है कि मुझे इसके साथ में रहने में क्या ही परेशानी हो सकती है और वैसे भी मैं वो थोड़ी ना हूँ जो फाइट के बीच में मारा गया था और कहता है कि वो फाइट के बीच में लगभग खत्म ही हो गई थी, मैंने तो बस उसे रिवाइव किया है। कोरोया पूछता है कि उसे रिवाइव करना तुम्हारे लिए इतना इम्पोर्टेंट क्यों था? तभी पोल्का बोलता है कि उसे मिसाकी को बचाने का कोई भी इरादा नहीं था लेकिन असली पोल्का ने उससे बचाने के लिए उसे रिक्वेस्ट किया था। कोरोया ये सुनकर शॉक
शौक होता है कि पोल्का भूत के साथों में भी बात कर सकता है, लेकिन पोल्का बताता है कि असली पोल्का इस टाइम में इसी रूम में ही है और असल में उसका जो ड्रोन खराब हो गया था असली पोल्का उसी के अंदर है। तभी कुरोया पूछता है कि तुम पोल्का और स्पिरिट्स के साथ में रहते हो तो क्या तुम्हें उन सभी से डर नहीं लगता? लेकिन पोल्का बोलता है कि मुझे इन सब चीजों से डरने की क्या जरूरत है, बल्कि ये सब तो मेरे लिए खिलौनों की तरह ही है। अब ये सुनकर कुरोया थोड़ा सा घबरा जाता है और कहता है कि मुझे इस लड़के से थोड़ी सी सावधानी बरतनी पड़ेगी। तभी पोल्का बताता है कि मैं अपनी पिछली जिंदगी में एक बहुत बड़ा स्केलेटन हुआ करता था और सब लोग मुझे कॉप्स गॉड के नाम से जाना करते थे। लेकिन तभी वो कहता है कि हमने बहुत देर तक फालतू की बातें कर ली है, तुम लोग मुझे बस ये बताओ कि मैं किस तरह से बहुत सारे पैसे कमा सकता हूँ। मिसाकी बताती है कि तुम मेरी तरह एक परफेक्ट असैसिन बन सकते हो, लेकिन पोल्का कहता है कि ये मेरे टाइप का काम नहीं है। और तभी उन्हें पता चलता है कि उनके पास में एक कस्टमर आ चुका है और उस कस्टमर की रिक्वेस्ट है कि वो सिर्फ अपना काम मिसाकी से ही करवाना चाहता है और वो बताता है कि किसी दूसरे गैंग के मेंबर ने उन्हें मारने का ऑर्डर दिया है और तुम लोगों को मुझे बस प्रोटेक्ट करना है। लेकिन मिसाकी कहती है कि वो इस टाइम पर बहुत बिजी चल रही है, इसीलिए वो उसका काम नहीं ले सकती है। वो आदमी इसे सुनकर काफी निराश हो जाता है। तभी पोल्का आकर कहता है कि मैं तुम लोगों के रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेता हूँ। अब ये सुनकर तो वो आदमी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। तभी मिसाकी बोलती है कि अगर पोल्का इस काम को करेगा तो मैं भी उसके साथ में चलूंगी। अब हमें शाम का वक्त दिखाया जाता है जहाँ पर वो आदमी कहता है कि ये वही जगह है जहाँ पर वो सारे असैसिन्स रहते हैं और कहता है कि असैसिन्स कुछ ज्यादा ही बुरे हैं क्योंकि वो कभी भी पूरी फैमिली को खत्म नहीं करते हैं, क्योंकि वो आधी फैमिली को जिंदा रख कर नर्क में जीता हुआ देखना चाहते हैं। तभी मिसाकी को पता चलता है कि असल में ये वही ग्रुप है जिसने की उसके मॉम डैड को मारा था। इसके बाद वो बिना किसी देरी के उन सभी को मारने के लिए चली जाती है, लेकिन उसे पता चलता है कि उसके ऊपर एम्बुश किया गया है, मतलब कि मिसाकी को मारने के लिए एक जाल बिछाया गया है। लेकिन यहाँ पर मिसाकी भी किसी से कम नहीं होती है और वो उन सारे लोगों को बहुत ही आसानी से यहाँ पर खत्म कर देती है और कहती है कि तुम लोगों को मिसाकी को हराने के लिए इन लोगों से भी ज्यादा ताकतवर लोगों की जरूरत है। लेकिन तभी मिसाकी के ऊपर पीछे से कोई फायर कर देता है और हमें पता चलता है कि जिस आदमी ने उन सभी से मदद मांगा था ये प्लान उसी का है। तभी पोल्का कहता है कि तुमने अपनी लाइफ का पूरा बुरा डिसीजन इसी टाइम पर ले लिया है, क्योंकि तुमने अभी जिस लड़की को मारा है वो एक आम लड़की नहीं है, बल्कि वो तो एक ज़ॉम्बी बन चुकी है जिसे 2 बुलेट से कोई भी फर्क नहीं पड़ सकता है। जिसके बाद मिसाकी उठने के बाद उन सभी को बहुत बुरी तरह से मारने लगती है। तभी पोल्का कहता है कि मैंने उस टाइम पर तुम्हारा नहीं बल्कि तुम्हारे पास में जो छोटे छोटे बच्चे खड़े हुए थे मैंने उनका रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया था, जहाँ पर अब उस बच्चे के गोश्त ही एक हैंड को क्रिएट कर देते हैं और उसकी मदद से वहाँ पर उन सारे लोगों को ट्रैप कर दिया जाता है। और तभी पोल्का उन सभी बच्चों से माफी मांग लेता है और कहता है कि माफ करना, जब तुम लोग जिंदा थे तब मैं तुम लोगों की मदद नहीं कर पाया था। तभी कोरोमा क्लैरिसा को कॉल कर लेता है और उसको बताता है कि जिस आदमी को वो लोग बचाने के लिए गए थे उसी आदमी ने उन लोगों को मारने की कोशिश की और कहता है कि कहीं वो उसी का काम तो नहीं है। तो क्लैरिसा कहती है कि ये उसका काम नहीं है, बल्कि मिसाकी ने अपने काम के दौरान बहुत सारे दुश्मन बना लिए हैं और ये शायद उन्हीं में से कोई एक होगा। फिर हमें अगले सीन में 2 लोगों को एक जगह पर साफ करते हुए दिखाया जाता है और वो लोग देखते हैं कि यहाँ पर सभी लोगों की हालत बहुत बुरी तरह से खराब हो चुकी है। लेकिन तभी उन दोनों में से एक आदमी गायब हो जाता है, जिसे देखकर दूसरे पार्टनर की तो हवा टाइट हो जाती है। लेकिन तभी पीछे से एक स्केलेटन हैंड आकर उसे पकड़ लेता है और तभी हमें पता चलता है कि ये काम असल में लैमिंग का है और लैमिंग इस दुनिया में बहुत ही ज्यादा खतरनाक विलन है, जिसकी लड़ाई करने का तरीका तो सच में काफी ज्यादा खतरनाक। फिर अगले सीन में हमें मिसाकी को दिखाया जाता है। तभी वो कहने लगती है कि सच में ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मुझे पीछे से 2 फायर लगा है। अब कुरोया उससे पूछता है कि तुम्हारे लिए इंसान तो खिलौनों की तरह हैं, तो तुमने इन बच्चों की रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट क्यों किया है? पोल्का कहता है कि वो लोग मेरे खिलौने तो हो सकते हैं, लेकिन मुझे मेरे खिलौने बहुत ही पसंद हैं और उनके साथ में कोई बुरा करे ये चीज मैं देख नहीं सकता। तभी कुरोया सोचने लगता है कि ये एक मॉन्स्टर तो हो सकता है, लेकिन इसने कभी भी गलत काम नहीं किया है। वो तो हम लोग ही है जिसने की पता नहीं कितने लोगों को तड़पाया है। उसके बाद हमें क्लैरिसा को दिखाया जाता है और वो यहाँ पर क्या कर रही है मुझसे मत पूछना। लेकिन तभी क्लैरिसा को एक अजीब सा कॉल आ जाता है और उससे पूछा जाता है कि क्या तुम्हारी टीम में एक मॉन्स्टर को ऐड किया गया है। क्लैरिसा इस बात को साफ साफ मना कर देती है और कहती है कि जिसने आज उसकी टीम में ज्वाइन किया है वो तो असल में मिसाकी का छोटा भाई है और उसे छुट्टी के टाइम पर कुछ पैसे कमाने थे, इसलिए वो उनके अंडर में काम कर रहा है। अब पोल्का यहाँ पर उनके बुक्स को पढ़ने लगता है और उसे पता चलता है कि इस दुनिया में ज्यादा सुपर नेचुरल चीजें एग्जिस्ट नहीं करती हैं, लेकिन इस वर्ल्ड में फैंटम एग्जिस्ट करता है जो कि उनके वर्ल्ड में भी पाया जाता है। अब मिसाकी फैंटम्स के बारे में सुनकर एक्साइटेड हो जाती है। अब इसके बाद पोल्का कहता है कि अगर उसके पास इनफ माना हो जाता है तो वो मिसाकी को भी फैंटम में बदल सकता है, जिसे सुनकर मिसाकी और भी ज्यादा एक्साइटेड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ कुरोया कह रहा होता है कि पता नहीं मुझे इतनी छोटी सी लाइफ में क्या क्या देखना पड़ेगा, लेकिन वैसे भी मेरी लाइफ तो बहुत ही बोरिंग हो रही थी, तो फाइनली मुझे कुछ इंटरेस्टिंग देखने को तो मिला है। अब थोड़े टाइम बाद वो सब लोग एक साथ में खाना स्टार्ट कर देते हैं। अब कुरोया पूछता है कि मिसाकी तो इस टाइम पर जिंदा नहीं है, तो उसकी बॉडी का क्या होगा? पोल्का कहता है कि उसे
कुछ खास फर्क तो नहीं पड़ेगा, लेकिन वो पहले से बहुत ज्यादा पावरफुल और कम सेंसिटिव हो जाएगी। मिसाकी चाहे तो वो कच्चे मीट को भी खा सकती है, लेकिन अगर उसने किसी जिंदा जीव को काट लिया तो शायद वो थोड़ी देर के लिए पैरालाइज हो सकता है। लेकिन तभी मिसाकी जाकर पोल्का को ही काट लेती है और कहती है कि ये चीज तो सच में काम करती है। अब मिसाकी कुरोया से कहती है कि अगर मैंने तुम्हें काट दिया तो ये इनडायरेक्ट किसकी तरह हो सकता है और इससे शायद तुम्हें मजा भी आएगा। लेकिन कुरोया कहता है कि मैं एक इज्जतदार और बिजनेस पे चलने वाला आदमी हूँ और मैं अपने क्लाइंट के साथ में कभी भी ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता। अब हमें एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक आदमी क्लैरिसा का वेट कर रहा होता है और बारटेंडर से पूछता है कि क्या किसी तरीके का प्रॉब्लम आ चुका है। बारटेंडर उसको बताता है कि क्लैरिसा का आजकल काम में बहुत ज्यादा टेंशन चल रहा है, इसलिए वो आज शायद लेट ही आएगी। तभी वो आदमी बोलता है कि ये स्केलेटन वाला मामला कुछ ज्यादा ही चल रहा है, लेकिन इसमें इतना इंटरेस्टिंग क्या है ये तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि अगर मैं भी मर गया तो मैं भी एक स्केलेटन बन जाऊंगा। लेकिन तभी एक आदमी आकर उस आदमी को उठा लेता है और तभी हम देखते हैं कि एक आदमी उन सभी से माफी मांग रहा होता है क्योंकि उसके पास पे करने के लिए इनफ पैसे नहीं है। तभी वो आदमी उसे मारने के लिए जाता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो आदमी उल्टा ही घायल हो जाता है और उस अकेले आदमी ने ही उन सारे आदमियों को मार दिया होता है। अब हमें उस जगह को दिखाया जाता है जहाँ पर पोल्का ने सभी आदमियों को ट्रैप कर दिया था, जहाँ पर पुलिस तो आ जाती है लेकिन एक आदमी वहाँ पर उससे पहले ही पहुँच गया था, जो कि एक मुक्का मार के उस पूरी दीवार को ही तोड़ देता है। जिसके बाद वहाँ पर स्पेशल डिवीजन के लोगों को बुलाया जाता है और वो लोग यहाँ पर आते ही कहने लगते हैं कि ये काम कोई आम आदमी का नहीं है, ये तो हम में से किसी एक का है। और उनका पहला ही शक ग्राइम रीपर या फिर लैमिंग के ऊपर जाता है, क्योंकि आजकल जितने भी केसेस आ रहे हैं उसमें से ज्यादातर उन्हीं दोनों का काम होता है। और इन स्पेशल डिवीजन के लोगों में से एक का नाम है सुबाकी और दूसरे बंदे का नाम है अरासे। अब अगले सीन में हमें पोल्का को दिखाया जाता है जो कि कह रहा होता है कि अब मुझे पहले से बेटर लग रहा है। तभी कुरोया कहता है कि हम लोग तो तुम्हारे वहाँ के लोगों जैसे नहीं दिखते हैं, तो तुम्हें यहाँ पर थोड़ा सा अजीब नहीं लगता है? पोल्का कहता है कि इसमें कुछ भी अजीब नहीं है, तुम लोग तो मेरे वहाँ के जैसे ही दिखते हो, लेकिन तुम लोगों का स्टाइल थोड़ा अलग है। तभी पोल्का कहता है कि तुम्हारे और मेरे वर्ल्ड में काफी ज्यादा सिमिलरिटीज हैं, तुम्हारी और हमारी दुनिया के बीच में कोई ना कोई कनेक्शन हो सकता है। तभी कुरोया पूछता है कि उन आदमियों का क्या होगा जिन्हें तुमने वहाँ पर ट्रैप किया था। पोल्का कहता है कि उसने उस ट्रैप को इस तरह से बनाया है कि कोई भी आम आदमी उस ट्रैप को तोड़ ही नहीं सकता है, पर हम सभी को पता है कि वो ट्रैप पहले ही टूट चुका है। अब हमें शिंजुकू के एक पुलिस स्टेशन को दिखाया जाता है जहाँ पर एक जरूरी मीटिंग चल रही होती है। सुबाकी बताता है कि क्राइम रीपर और लैमिंग हमारे लिए बहुत ही बड़ा खतरा है और जिस जगह पर सारे लोगों को ट्रैप किया गया था वहाँ पर लैमिंग के पैरों के निशान भी पाए गए हैं। और फिर सुबाकी कहता है कि जिस जगह से उस स्केलेटन ने सभी लोगों को बचाया था उन्हें अपने सीक्रेट सोर्सेज से पता चला है कि फायर ब्रीथिंग बग ने आग लगाई थी, लेकिन अभी तक उन सभी को उस स्केलेटन के बारे में ज्यादा डिटेल्स पता नहीं चली हैं। अब हम देखते हैं कि पोल्का एक सॉफ्ट टॉयज के साथ कुछ शो कर रहा होता है और कोरोना भी इस टाइम पर यहाँ पर मौजूद होता है। तभी पोल्का कहता है कि उसने असली पोल्का की लाइफ को इस सॉफ्ट टॉय के अंदर डाल दिया है, जिस वजह से उसे अब उसके ड्रोन की कोई भी जरूरत नहीं है। और उसे सुनकर कोरोया बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है और कहता है कि अगर दूसरा पोल्का भी बात कर पाता तो ये उनके लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होता। पोल्का कहता है कि ये चीज तो हो सकती है, पर उसे इस चीज के लिए किसी जिंदा आदमी की जीव की जरूरत है या फिर उसे जीव को बनाने के लिए काफी ज्यादा माना वेस्ट करना पड़ेगा। तभी वो कहता है कि उसके वर्ल्ड के हवा में माना बहुत ही मात्रा में कम है और उसे आसपास कोई स्पिरिट भी नहीं मिल रही है, जिससे कि वो अपने पावर को भी रीजनरेट नहीं कर पा रहा है। और कहता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपने फर्स्ट कस्टमर से मिलने से पहले मैं अपने सारे माने को ऐसे ही खो दूंगा। और वैसे भी उसे पोल्का की आत्मा को इस दुनिया में रखने के लिए बहुत सारे माने को वेस्ट करना पड़ रहा है। तभी अगले सीन में कुरोया अपने ड्रोन की मदद से देखता है कि उसके सामने अरासे पहुंच चुका है और कुरोया के कुछ कहने से पहले ही अरासे उसके ड्रोन को पकड़ लेता है और वहाँ पर पोल्का और मिसाकी भी होते हैं जिनको की अरासे डराने के लिए माफी मांगता है और ड्रोन से कहता है कि जब तुम्हारे ड्रोन के ब्लेड बंद हो जाते हैं तो मुझे पता है कि तब भी तुम इसके अंदर से बात कर सकते हो। लेकिन कुरोया यहाँ पर डर रहा होता है क्योंकि वो अरासे को बहुत समय से जानता है और सोचता है कि अगर उसे पोल्का और मिसाकी के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है तो मैं उसे गुमराह कर सकता हूँ। लेकिन तभी पोल्का कहता है कि वो ड्रोन मेरे दोस्त का है और तुम्हें उस ड्रोन के साथ में ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तभी अरासे कहता है कि उसके जैसा गंदा नाली का कीड़ा तुम्हारे जैसे लोगों का ब्रेन वॉश करता होगा और तुम्हें उसके साथ में दोस्ती अभी के अभी तोड़ देनी चाहिए। तभी पोल्का कहता है कि घटिया आदमी, ब्रेन वॉशर, गंदी नाली का कीड़ा, ये सारी चीजें सोसाइटी किसी आदमी को कह सकता है, लेकिन एक आदमी किसे अपना दोस्त बनाना चाहिए और किसके साथ में रिलेशनशिप रखना चाहिए ये चीज कहने का हक किसी को भी नहीं है। तभी अरासे उससे दूर चला जाता है और कहता है कि अब मुझे कुरोया के बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो अब तुम में इंटरेस्ट आ चुका है। अब हमें अगले सीन में क्लैरिसा को दिखाया जाता है जहाँ पर सुबह में युआनो पहुंच चुका है और कहता है कि जब साकुजा बिल्डिंग में आग लग गई थी तब तुम्हारी टीम किसी रीजन के चलते बहुत ज्यादा बिजी हो गई थी, लेकिन उसी टाइम पर तुम्हारा ड्रोन वहाँ पर क्या कर रहा था और अगले दिन ही ट्रैप में बहुत सारे लोगों को पाया गया था जिनमें से एक तुम्हारा आदमी भी मौजूद है। और कहता है कि क्या मुझे यहाँ पर समझ लेना चाहिए कि इन सब सारे कामों में तुम्हारा भी हाथ है। अब दूसरी तरफ कुरोया कहने लगता है कि अरासे शिंजुकू के सेफ्टी डिवीजन का मेंबर है, लेकिन वो कोई आम आदमी
नहीं है, क्योंकि जब वो एक सेड गैंग का मेंबर हुआ करता था तब अरासे ने अकेले ही 8 लोगों को खत्म कर दिया था। फिर भी अरासे कहता है कि क्या तुम लोगों को पता है कि क्रॉ एक स्कैमर है, और क्या तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम लोगों को ये चीज समझाया नहीं है कि इन जैसे लोगों से दूर रहना चाहिए। पोल्का कहता है कि उसके पेरेंट्स ने उसके बचपन में ही बेच दिया था और उसके पेरेंट्स ने तो कभी भी ये सब उनको समझाया ही नहीं है। और अब अरासे को यहाँ पर ये सब चीजें बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग लगती है, जिसके बाद वो उन दोनों से उसका नाम पूछ लेता है। लेकिन क्रॉ यहाँ पर टेंशन में आ जाता है, क्योंकि मिसाकी साइको किलर के नाम से बहुत ज्यादा फेमस है और सबको ये भी पता है कि मिसाकी क्लैरिसा के लिए काम करती है। तभी क्रॉ अरासे को कॉल कर लेता है और कहता है कि वो दोनों असल में मेरे गेमिंग के पार्टनर्स हैं और वो दोनों क्लैरिसा के बार में काम करते हैं। और इसी बीच में वो कुछ ड्रोन्स को भी वहाँ पर भेज देता है और उससे कहता है कि क्या होगा अगर सभी को पता चले कि तुम रास्ते में 2 बच्चों को रोककर उनको परेशान कर रहे हो, और वो भी इसलिए कि वो दोनों एक बार में काम करते हैं। तभी अरासे कहता है कि मुझे लगता है कि तुम पहले से बहुत ज्यादा बदल चुके हो। और मिसाकी और पोल्का से कहता है कि क्या तुम्हें क्रोय की सच्चाई के बारे में पता है? जब मैंने इसे पहली बार पकड़ा था तब इसने अपनी जान को बचाने के लिए अपने सारे दोस्तों का नाम ऐसे ही बता दिया था, और तुम्हें इन जैसे लड़कों पर कभी भी यकीन नहीं करना चाहिए। पोल्का कहता है कि क्रोय थोड़ा सा डरपोक हो सकता है, लेकिन वो तुम जैसे कायरों से तो काफी ज्यादा अच्छा है। लेकिन वो दूसरी तरफ यहाँ से भागने का भी तरीका सोच रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि मिसाकी अरासे के पीछे जा चुकी है और अरासे को एक बहुत जोरदार लात मार देती है, जिसके बाद वो दोनों ही यहाँ से भागने लगते हैं। अरासे उन दोनों को ढूंढने की कोशिश तो करता है, लेकिन ऊपर होने की वजह से वो उन दोनों को ढूंढ नहीं पाता है। क्रोय उसका साथ देने के लिए उन दोनों को थैंक यू बोलता है, लेकिन इसके साथ में वो ये भी बोलता है कि अरासे जो कुछ भी बोल रहा था उसमें सच्चाई है, और अगर मेरी जान के ऊपर कोई भी खतरा आता है तो मैं तुम्हारे भी सिगरेट को उगल दूंगा, और इसलिए तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी पोल्का कहता है कि मेरे दोस्त के जान से ज्यादा कौन सा ही बड़ा सिगरेट हो सकता है, और वैसे भी वो उसे गद्दार कैसे कह सकता है, जबकि उसके मॉम डैड ने तो उसे बचपन में ही बेच दिया था, और उनके मुकाबले तो क्रोय लाख गुना अच्छा है। अब हमें फिर से सुबाकी के सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर वो होश में नहीं होता है और वो अपने केस के इंपॉर्टेंट डिटेल्स को शेयर कर रहा होता है। तभी क्लैरिसा के पार्टनर्स बोलने लगते हैं कि ये तो अपने केस के इंपॉर्टेंट डिटेल्स को शेयर कर रहा है, तो ये हमारे लिए तो खतरा नहीं हो सकता है। क्लैरिसा कहती है कि ये यहाँ पर प्रॉब्लम तो क्रिएट कर सकता था, लेकिन हमने यहाँ पर इससे कुछ भी पूछा नहीं है, और ये जो कुछ भी बोल रहा है अपने मन से बोल रहा है, इसमें हम लोगों का कोई भी हाथ नहीं है। अब थोड़ी ही देर में मिसाकी और पोल्का वहाँ पर पहुँच जाते हैं, जिसे देखकर सुबाकी कहता है कि आजकल के बच्चों के डिमांड तो कुछ ज्यादा ही महंगे हो चुके हैं। तभी सुबाकी उन दोनों को अपने पास बुला लेता है और कहता है कि मुझे तुम लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। और इतने में सुबाकी के पास एक मैसेज भी आ चुका है, जहाँ पर अरासे ने कहा है कि 2 बच्चे इस बार में आ सकते हैं और उन्हें उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा डिटेल्स चाहिए। अब हमें थोड़ी देर पहले के स्टेशन का सीन को दिखाया जाता है, जहाँ पर अरासे अपने पार्टनर को अपने सीने पर लगे फुट स्टेप्स को स्कैन करने को कहता है, और जब मिसाकी ने उसको लात मारा था तब वो निशान उसके सीने पर ही रह गया था, और तभी उन्हें पता चलता है कि यही निशान सेम टू सेम ह्यूमन ट्रैप के पास में भी पाया गया था। जिसके बाद अरासे यहाँ पर अपने सारे पार्टनर्स को लेकर यहाँ से निकल जाता है, और दूसरी तरफ पोल्का लाइफ में पहली बार लेमन जूस पीने जा रहा होता है, जिसके बाद वो कहने लगता है कि ये लेमन जूस तो काफी अच्छा है, और वो इसे अपने कोल्ड माइंड के दोस्तों के साथ में भी शेयर करना चाहता है। दूसरी तरफ क्रोय अरासे को यहाँ पर आते हुए देख लेता है, और वो जल्दी से पोल्का को कॉल कर लेता है और पोल्का को जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाने को कहता है। लेकिन तभी हम दूसरे स्क्रीन में देखते हैं कि एक आदमी बिल्डिंगों के सहारे यहाँ पर आने की कोशिश कर रहा है, और दूसरी तरफ कुछ लोग कह रहे होते हैं कि आज से करीब 5 साल पहले लैमिंग को पहली बार देखा गया था, और लैमिंग ने इतने सारे क्राइम्स कर दिए हैं जितना कि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी में नहीं करता है, और उन्हें शक है कि वो लोग कभी लैमिंग को पकड़ पाएंगे भी कि नहीं। अब बैड लक की वजह से पोल्का के वहाँ से निकलने से पहले ही अरासे वहाँ पर पहुँच जाता है, जिसके बाद अरासे और सुबाकी एक साथ कहने लगते हैं कि हमें तुम लोगों से कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स निकालनी है। लेकिन तभी यहाँ पर लाइट चली जाती है, जिसके बाद अरासे कहता है कि मुझे तो पहले से ही पता था कि यहाँ पर ऐसा ही कुछ होने वाला है, लेकिन क्लैरिसा कहती है कि ये काम हमारा नहीं है, और लाइट को जला देती है। लेकिन लाइट को जलाने के बाद वो लोग अपने सामने एक ऐसी चीज को देखते हैं जिसको देखने के बाद उन सभी को अपनी आंखों पे यकीन नहीं होता है। हमें पता चलता है कि लैमिंग यहाँ पर पहुंच चुका है। सब लोग लैमिंग को देखकर शॉक हो रहे होते हैं, लेकिन लैमिंग के पास में जो हजारों की तादाद में सोल्स होते हैं, इसे देखकर पोल्का शॉक हो जाता है। अब क्लैरिसा अपने पार्टनर्स को शांत हो जाने को कहती है, और कहती है कि अगर लैमिंग को हमें मार नहीं होता तो वो पहले ही हमें मार दिया होता, इतना टाइम का वेट नहीं कर रहा होता। और सुबाकी यहाँ पर सोच रहा होता है कि वो चुपचाप अगर यहाँ पर खड़ा रहता है तो लैमिंग उसे शायद छोड़ सकता है। अब लैमिंग यहाँ पर अपनी फुल तेजी के साथ उन सभी को मारने लगता है, लेकिन तभी अरासे एक बोतल को लेकर उसके पास चला जाता है और कहता है कि तुमने मुझे सीरियस ना लेकर एक बहुत बड़ी गलती कर दी है। जिसके बाद अब लैमिंग वहाँ से भागने लगता है, लेकिन इस बार वो अपने साथ में मिसाकी को लेकर भाग रहा होता है। अरासे उसे रोकने की तो कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो उसे रोक नहीं पाता है। अब पोल्का अपनी पावर से उसे रोकने के लिए तो जाता है, लेकिन वो अपनी पावर्स को यहाँ पर यूज नहीं कर पाता है, क्योंकि उसे याद आता है कि यहाँ पर बहुत सारे पुलिस हैं और उन्हें अगर पता चल गया कि वो मैजिक पावर्स का यूज कर सकता
सकता है तो वो इस वर्ल्ड में शांति से नहीं रह सकता है। तभी पोल्का वापस से सोचता है कि अगर मैं मिसाकी को यहाँ से जाने दूंगा तो मैं इस वर्ल्ड में तो छोड़ो हजारों वर्ल्ड में भी शांति से नहीं रह पाऊंगा। इसके बाद वो लैमिंग के ऊपर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। अब इस चीज को देखकर सुबाकी और अराशा शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसी चीजों को कभी भी नहीं देखा था। तभी बीच में पोल्का मिसाकी को लैमिंग से अलग करने में कामयाब हो जाता है, जिसके बाद लैमिंग मिसाकी को वापस से पकड़ने के लिए जाता है और पोल्का यहाँ पर अपनी सारी पावर्स का यूज करके उसको यहाँ पर रोकने की कोशिश करता है। लेकिन लैमिंग इतना फास्ट और एक्यूरेट होता है कि पोल्का के अटैक भी यहाँ पर कामयाब नहीं हो पाते हैं। अब जैसे ही लैमिंग मिसाकी के पास पहुँचता है, मिसाकी लैमिंग के कान में कुछ कहने लगती है और तभी अचानक से वो लैमिंग को काट लेती है। मिसाकी यहाँ पर सोच रही होती है कि जैसे कि उसने पोल्का को वहाँ पर बेहोश कर दिया था, इसीलिए वो यहाँ पर लैमिंग को भी बेहोश कर सकती है। लेकिन लैमिंग के हाथ में इतने सारे बैंडेजेस होने की वजह से मिसाकी उसे टच ही नहीं कर पाती है, जिसके बाद मिसाकी अपने फोक से उसके ऊपर अटैक कर देती है और पोल्का यहाँ पर समझ जाता है कि ये वही फोक है जिसमें कि मिसाकी का सलाइवा लगा हुआ है। लेकिन इसका अमाउंट कम होने की वजह से लैमिंग को यहाँ पर सिर्फ चक्कर आ रहे होते हैं। अब मिसाकी यहाँ पर पोल्का को शुक्रिया अदा करने लगता है और कहता है कि तुमने जो काम किया है इससे ज्यादा कुछ तो फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन मुझे अपनी सुप्रीम पावर को एक्टिवेट करने का मौका मिल चुका है। और फिर वो वहाँ पर एक बहुत बड़े स्केलेटन को स्पॉन कर देता है। अब हमें थोड़े टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पोल्का मिसाकी को बचाने में कामयाब हो जाता है और कोराय तो इस चीज को यकीन ही नहीं कर पा रहा होता है और वो कहता है कि लैमिंग का नजर एक बार जिस आदमी पर पड़ जाता है वो आदमी कभी भी जिंदा नहीं बच पाता है और शायद यहाँ पर पहली बार हो रहा है कि लैमिंग अपने केस में फेल हो चुका है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सुबाकी और अरासे भी फाइट के बाद में बच चुके हैं, लेकिन इन दोनों की हालत ही यहाँ पर बहुत ज्यादा खराब हो रखी है और सुबाकी को अभी तक ये चीज समझ में ही नहीं आ रही है कि कहीं वो यहाँ पर सपना तो नहीं देख रहा है। अब पोल्का यहाँ पर मिसाकी को शुक्रिया अदा कहता है और कहता है कि मुझे पता है कि तुमने लैमिंग के साथ में अपना कोई सीक्रेट शेयर किया है और इसी वजह से मुझे उसे हराने का मौका मिला है। मिसाकी कहती है कि उसने यहाँ पर कोई भी खास काम नहीं किया है, वो तो तुम्हें थे जिसने कि हम सभी को उस जगह से प्रोटेक्ट किया है। तभी पोल्का को अपने टीचर की बातें याद आने लगती हैं, जिन्होंने उससे कहा था कि फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी आदमी को कितने समय से जानते हो, अगर तुम्हें उसकी मदद करने का मन करता है तो तुम्हें उसकी मदद कर देना चाहिए क्योंकि तुम्हें पता नहीं होता है कि तुम्हें कभी भी दूसरा मौका मिलेगा या नहीं। और कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें गॉड की तरफ से हजारों सालों तक जीने का मौका मिला है, लेकिन इससे फर्क नहीं पड़ता है कि तुम किसी आदमी के साथ में अपना रिश्ता कब तक बना पाते हो, फर्क इससे पड़ता है कि तुम्हें उस आदमी के साथ में रिश्ता बनाने में मजा आना चाहिए। जिसके बाद पोल्का रियल पोल्का कोराय और मिसाकी से कहता है कि मुझे तुम्हारे वर्ल्ड के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है, लेकिन मुझे तुम्हारे वर्ल्ड के बारे में बहुत कुछ जानना है। और कहता है कि मुझे अब शांति की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे अपनी लाइफ को और काटना नहीं है, मुझे अपनी लाइफ को तुम लोगों के साथ में बिताना है। अब लैमिंग अपने बॉस के पास में पहुंच जाता है और अपने बॉस से कहता है कि जिन्बा इस टाइम पे खत्म हो चुका है और जिन्हें भी जिन्बा याद नहीं है ये वही आदमी है जिसने की मिसाकी को मारने की कोशिश की थी। लेकिन उनका बॉस कहता है कि जब तक लैमिंग सेफ है उन्हें इन सब चीजों से फर्क नहीं पड़ता है। तभी हम लोग देखते हैं कि उसके डेस्क में एक पिक्चर पड़ा हुआ है जहाँ पर ये पोल्का का फैमिली का पिक्चर है। तभी लैमिंग पोल्का की तरफ इशारा करके बोलता है कि ये बंदा अभी भी जिंदा है। तभी उसका बॉस कहता है कि पोल्का अभी भी तुम जिंदा हो, लेकिन ये चीज तुमने हमें बताया नहीं है। अब हमें अगले सीन में पोल्का को दिखाया जाता है जो कि अपने दोस्तों को समझा रहा होता है कि अगर वो इस वर्ल्ड में शांति से रहना चाहता है तो उसे यहाँ पर बहुत सारे पैसों की जरूरत है और इसीलिए वो यहाँ पर एक बिजनेस को स्टार्ट करना चाहता है। तभी पोल्का उन दोनों को एक पेन दिखाता है जिसके अंदर में पोल्का ने एक आदमी की आत्मा डाली हुई है। फिर वो आत्मा बोलने लगती है कि मेरा नाम होसोरोगी है, 5 साल पहले मैं इस जगह पर गुजर गया था और मुझे क्लैरिसा के लोगों से मिलकर काफी अच्छा लगा है। फिर पोल्का उन्हें बताता है कि उसके पास में एक ऐसा सुपर पावर है जिससे कि वो आत्माओं को किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर डाल सकता है और वो इसी पावर का यूज कर टैलेंटेड बंदों की आत्माओं को ऑब्जेक्ट के अंदर डाल देगा और उन सभी से वो अच्छे से अच्छा काम करवा सकता है और इस चीज से उन सभी के पास बहुत ही जल्द बहुत सारा पैसा हो जाएगा। तभी कोराय कहता है कि ये बिजनेस चाय और गोलगप्पे के बिजनेस को खड़ा करने से तो काफी ज्यादा अच्छा है, लेकिन क्या तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है कि अगर किसी को भी पता चल गया कि तुम यहाँ पर आत्माओं का यूज कर सकते हो तो ये हमारे लिए यहाँ पर बहुत बड़ा खतरा बन सकता है। तभी वो पेन उन सभी से कहता है कि अगर तुम लोगों को पैसे कमाने हैं तो मेरे पास एक परफेक्ट आइडिया है। अब उस पेन की बातों को मानने के बाद वो सभी 100,000 येन कमा लेते हैं जो कि इंडियन रुपीज में 57,000 रुपीज होता है और उन लोगों ने इतना सारा पैसा सिर्फ एक हफ्ते में कमाया है, जहाँ पर इन लोगों ने पैसे लेकर उन लोगों को भविष्य बताने का बिजनेस स्टार्ट किया होता है। लेकिन इन लोगों की दुकान बाकी सारे लोगों से अलग है। पोल्का के पास एक बूढ़ी औरत फॉर्च्यून टेलिंग के लिए आती है, लेकिन साथ ही में उसके साथ उसका हस्बैंड भी होता है जो कि इस टाइम पर गुजर चुका है। तभी वो आत्मा पोल्का के पास जाकर कुछ कहने लगता है, जिसके बाद पोल्का कहने लगता है कि आपने पिछले महीने में ही किसी अपने करीबी को खो दिया है और आप जिस चीज को ढूंढ रहे हैं वो आपके घर के पीछे लाइमस्टोन के नीचे पड़ा हुआ है और असल में इस औरत को अपने पति की छुपाई हुई तिजोरी की चाबी नहीं मिल रही होती है और पोल्का यहाँ पर उसी चीज की लोकेशन बता देता है। असल में पोल्का यहाँ पर ये सब कोराय की मदद
मदद से कर रहा होता है। और जब भी पोल्का के पास में कोई कस्टमर आता है तब वो उसको एक पेपर में अपना नाम और एज लिखने को कहता है, जिसके बाद कुराई उन सभी की डिटेल्स को लेकर उनकी आईडी को हैक करने लगता है। जिसके बाद पोल्का अपनी थर्ड आई से उन डिटेल्स को देख रहा होता है और सेम टाइम पे वो उन सभी डिटेल्स को उन सभी कस्टमर के सामने कह रहा होता है और इसको असली दिखाने के लिए उस पेन का भी यूज कर रहा होता है। जैसे कि पोल्का के पास में एक आदमी अपने भविष्य जानने के लिए आता है, जहाँ पर पोल्का उस आदमी से कहता है कि तुम्हारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम गेम के एडिक्शन को छोड़ नहीं पा रहे हो, तो तुम्हें उस एडिक्शन को छोड़ देना चाहिए और अपने मेडिकल प्रोफेशन में ध्यान देना चाहिए। लेकिन वो आदमी ये देखकर हैरान हो जाता है जब पोल्का ये बता देता है कि उसका पैर टूटा हुआ है, जबकि उसने ये बात किसी को भी नहीं बताई थी। और इन्हीं चीजों का यूज करके पोल्का यहाँ पर सभी का भविष्य बता रहा होता है। अब वहाँ पर जितने भी पैसे बने होते हैं उन सभी को पोल्का कहता है कि ये सभी पैसे हम सभी में डिवाइड होने चाहिए, जहाँ पर कुराई कहता है कि तुम्हारा दिल सच में काफी बड़ा है। और असली पोल्का यहाँ पर बोल रहा होता है कि उसे पैसों की कोई भी जरूरत नहीं है। तभी कुराई कहता है कि ऐसा तो होना ही था, क्योंकि पोल्का ने पहले ही अपनी लाइफ में बहुत सारे पैसों को देख रखा है। लेकिन तभी वहाँ पर कुछ लोग आ जाते हैं, जिसमें से दो लड़कियां भी मौजूद होती हैं, जिसमें से एक का नाम है काजुकी और दूसरी लड़की का नाम है शिजुकी। और वो पोल्का से कहने लगते हैं कि अंकल पोल्का, हमने तो आपको 1 महीने से देखा ही नहीं है। तभी पोल्का समझ जाता है कि ये दोनों असली पोल्का को जानते हैं। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने मुंह को छुपाने लगता है और कहता है कि पोल्का? कौन पोल्का? मुझे तो कोई पोल्का के बारे में पता ही नहीं है। तभी काजुकी बोलने लगती है कि आपकी मजाक करने की आदत अभी तक गई नहीं है, और उससे कहती है कि मैंने सुना है कि आपने भविष्य बताने का काम स्टार्ट किया है, तो क्या आपको मेरे भी फ्यूचर के बारे में पता है? तभी मिसाकी कहती है कि हम लोग इस टाइम पे भविष्य नहीं बताते हैं, अगर तुम्हें अपना भविष्य जानना है तो तुम यहाँ पर सुबह 10 बजे आ सकते हो। तभी काजुकी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती है कि तुम्हें पता है कि तुम किसके सामने बात कर रहे हो? कुराई कहता है कि एक गरीब लड़की से, जो कि कुछ रीजंस की वजह से अमीर बन चुकी है। अब काजुकी यहाँ पर रोने ही वाली होती है कि तभी पोल्का आकर काजुकी को रोक लेता है और काजुकी को गले लगा लेता है। शिजुकी कुछ कहने ही जा रही होती है कि तभी पोल्का उसे भी हक कर लेता है और कहता है कि तुम्हें अपना फ्यूचर जानना था ना, तो मैं तुम लोगों को फ्यूचर में प्रोटेक्ट करूंगा। लेकिन हमें यहाँ पर पता चलता है कि पोल्का यहाँ पर उन दोनों से नहीं बल्कि एक इविल स्पिरिट से बात कर रहा था और कहता है कि घर में बता देना कि कल मैं घर में वापस आ रहा हूँ। जिसके बाद वो सब लोग वापस चले जाते हैं। तभी कुराई कहता है कि तुम सिर्फ एक इविल स्पिरिट की बातों में आकर इतना बड़ा डिसीजन ले लिए हो। लेकिन पोल्का कहता है कि वो लोग मेरे अपने ही हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करना मेरी जिम्मेदारी है, और वैसे भी वो बच्चे मुझे कुछ अपने बच्चों की याद दिला रहे थे। अब रास्ते में वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि उन्हें पोल्का अंकल का बिहेवियर बहुत ही अलग लग रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर उनके सामने टाकेरू मतलब कि लेमिंग का बॉस आ जाता है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे खत्म हो जाता है।